नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज हम दरअसल एक खास मौके पर यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हम आपको बतला दें कि एक खास व्यवस्था की गई है जिसमें तमाम विशेषज्ञ हैं, हर क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ, राजनीतिक दलों की शिरकत भी इसमें है और साथ ये टटोलने की कोशिश है, तलाशने की कोशिश है कि 100 घंटे की अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जिस रूप में जा रहे हैं वो कैसे नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर से हटकर है। इतना ही नहीं, इस दौर की देश की विदेश नीति में कोई परिवर्तन, क्या यह माना जाए कि परिवर्तन ही नहीं बल्कि भारत को लेकर एक नया नजरिया दुनिया के सामने पेश करने की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। बात सब पर होगी और खास विशेषज्ञों की बात, राजनेताओं की बात, पत्रकारों की बात, विदेश नीति के जानकारों की बात, सब पे बात होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दरअसल आज मेक इन इंडिया दिल्ली में ऐलान किया गया और बीजिंग में मेड इन चाइना वहाँ के राष्ट्रपति ने उसका उत्सव मनाया। तो आइए मेक इन इंडिया से शुरुआत करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है। मोदी को लेकर न्यूयॉर्क में हर तरफ उत्साह है। महज 4 महीने पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभालने के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से हाथ मिलाने जा रहे हैं। वो 5 दिन वहां रहेंगे और सरकार की तैयारियां बताती हैं कि इस दौरान उनका सिर्फ एक ही मिशन होगा, मिशन सुपर पावर। मोदी के अमेरिकी दौरे में जिन करारों को अंजाम दिया जाएगा उनमें 6 सबसे अहम हैं और इसे कल कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। ये समझौते शिक्षा, पर्यावरण, गैस और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। As I told you, there are 6 basically MOUs today. One is a clear investment in case of that 30 meters telescope in Hawaii. 2 are in the field of education, that is Gyan and Swayam. 1 in the fields of hydrates, 1 in the field of climate change and energy, and 1 in the, therefore all, it is a very comprehensive kind of agreement MOUs which the government had today. तो आज गवर्नमेंट ने सबों को अप्रूव कर दिया। मोदी के दौरे में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले जिन करारों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें शामिल हैं हवाई द्वीप पर लगने वाले 30 मीटर लंबे टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में भारतीय भागीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के अलावा चीन, जापान और कनाडा की भी भागीदारी है। मोदी के दौरे में मानव संसाधन मंत्रालय और अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क पर करार होगा। इसे संक्षेप ज्ञान नाम दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा में सहयोग के लिए स्वयं कार्यक्रम पर भी भारत अमेरिका के बीच करार होगा। ऊर्जा के क्षेत्र और पर्यावरण परिवर्तन के क्षेत्र में भी सहयोग पर दस्तखत होंगे। दोनों देशों के बीच 5 साल के लिए गैस हाइड्रेंट्रो में सहयोग के लिए करार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर मोदी अमेरिका से जब हिंदुस्तान लौटेंगे तो देश को ताकतवर बनाने का नुस्खा उनके साथ होगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिलेशंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी and possible areas of cooperation between India and US with third countries. मोदी के अमेरिकी दौरे से देश को तमाम उम्मीदें हैं। मोदी ऐसे वक्त अमेरिका जा रहे हैं जब इसरो के वैज्ञानिक सस्ते में पहली ही कोशिश में मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजकर दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। अंतरिक्ष में भारत अमेरिका और रूस की बराबरी पर है। ऐसे में जब मोदी ओबामा के साथ बैठेंगे तो गर्व और स्वाभिमान का एक भाव उनके साथ होगा। न्यूयॉर्क से राहुल कंवल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। 4 बजे रवानगी है और उसके बाद अगले 100 घंटे तक जो कुछ जिस रूप में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी अमेरिका में, उसमें कई कयास लगाए जा रहे हैं। मसलन हर की नज़र इस बात को लेकर भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में क्या कहते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में तो भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो उन कौन सी बातों को रखेंगे जिस बात का जिक्र क्या वाकई यहाँ पर वो करते रहे, उस दिशा में जाएंगे।
चीन की विस्तारवादी नीति पर उंगली रखेंगे, पाकिस्तान के टेरर को लेकर जिक्र होगा, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में कहीं संबंधों का जिक्र अब उत्पादन भारत में हो जिसका लेकर ये लगातार जिक्र किया जा रहा है और आज ही मेक इन इंडिया का जिक्र भी कुछ इसी तरीके से हुआ। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बतला देते हैं कि केसी सिंह साहब फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए वो भी हमारे साथ हैं, वीना सिकरी जी हमारे बगल में है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, प्रोफेसर एस डी मुनि साहब हैं, सीएम वासुदेव साहब हैं हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कदायन साहब हमारे साथ हैं, राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता संबित पात्रा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता भीम अफजल साहब हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, ज्योति मल्होत्रा और साथ ही प्रांजल शर्मा भी हमारे साथ हैं। केसी सिंह से आप हमारे सामने ही बैठे हैं, तो पहला सवाल आप ही से, इस यात्रा को एक पारंपरिक तौर पर देखा जाए या बिल्कुल अलग देखा जाए? देखिए, पहली बार वहाँ जा रहे हैं यूएन में, तो पहली बार तो सब जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे क्या बात करेंगे, लेकिन एजेंडा वहाँ तय हो चुका है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट पे स्पेशल मीटिंग पहले दिन हुई और दूसरे दिन कल ओबामा बड़े ज़ोर से बोले हैं। सब समझ रहे थे कि शायद पिछले 2 साल में उनकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कल उन्होंने 3-4 चीज़ें खड़े होकर इस तरीके से बोली, आईसिस का विरोध किया। सो अगर आप आईसिस से हम एजेंडा चेंज करके पाकिस्तान के टेररिज्म पे लेके जाएंगे, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन माना जाएगा। ओवरऑल टेररिज्म पे ले आए हैं ओबामा उसको। दूसरी बात ओबामा साहब ने ये कही कि देखिए, ये लड़ाई जो है ये वॉर है इन पे, तो वो एक तरह से इतनी शक्ति से पहले नहीं बोले पिछले 6-8 महीने में, और ये उन पे इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि ये शायद आईसिस ना उभरता अगर ओबामा पहले से सीरिया में और इराक में बेनिगरानी ना करते जिस तरीके से उन्होंने की है। तो इसलिए माहौल यूएन का ऑलरेडी बना हुआ है। अब उस माहौल के अंदर प्रधानमंत्री कैसे अपने व्यूज़ कैसे रखते हैं, अब हम आम तौर पे हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ तू मैं करें, क्योंकि कोई भी वहाँ पे ये पसंद नहीं करता। 193 देश हैं कि अपने 2 देशों की आप चीज़ ला के वहाँ तू मैं शुरू कर दें, वो किसी को पसंद नहीं होता। तीसरी बात ये है कि नॉर्मली क्या है कि जो बड़े राष्ट्रपति होते हैं वो पहले 2 दिन में बोलते हैं, 24-25 तक राष्ट्रपति सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बड़े नेता जो हैं वो नॉर्मली पहले 2-3 दिन में निकल जाते हैं। थोड़ा लेट जाने में, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन जाना था और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपकी बारी भी 3-4 दिन आती है, तो उसमें मुश्किल ये रहती है कि बड़े नेता ऑडियंस में नहीं रहते, वो पहले 2 दिन अपने लेक्चर दे के निकल जाते हैं। कर रहे हो कि तू मैं पाकिस्तान को लेकर नहीं होगी। एस डी मुनि साहब, एक लोगों के जहन में है कि नवाज शरीफ जो बोलेंगे, और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में इस बात का जिक्र है कि कश्मीर का जिक्र तो होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल में बिलावल ने भी जो कह दिया, क्या प्राइम मिनिस्टर का यूनाइटेड नेशन में दिया जाने वाला भाषण इस रूप में हिस्टोरिक हो सकता है कि लगातार उन्होंने जिस तरह सार्क कंट्रीज़ को आमंत्रित किया अपने शपथ ग्रहण में, दुनिया भर में तारीफ है, ये किस मायने में महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर नज़रें वहीं पर टिकेगी जो इससे पहले हुई? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ेगा, 2-3 बातों से करना पड़ेगा। एक तो जो ISIS का मसला है वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उसमें पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि वहाँ के लोग रिक्रूट करके उसको भेज रहे हैं वहाँ पर, ऐसे सीधा नहीं, लेकिन रिक्रूटर्स हैं और वो रिक्रूटर्स हमको भी असर डालते हैं। दूसरी बात, मोदी जी को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ये पूछेगी कि आपने सार्क का इनिशिएटिव लेने के बाद में बातचीत को बंद क्यों किया। तो उनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस गलत बात पर इंसिस्ट कर रहा है, हुर्रियत के साथ बात करने की वजह से। इतना डिटेल में कहें नहीं कहें, लेकिन उनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत का जो स्टैंड था बात को कैंसिल करने का, वो जायज़ था। और तीसरी बात मैं जो रूल आउट नहीं करता हूँ वो ये है कि हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के गलियारे में कहीं एक दूसरे का हाथ भी मिला लें, कॉफ़ी पीने भी बैठ जाएं। मैं इसको रूल आउट अभी तक नहीं कर रहा। तो अगर वो हुआ, और ये सवाल नहीं है कि हमें प्रेसिडेंट्स को सुनाना है नहीं सुनाना है जी, दुनिया की आवाज़ है वहाँ पर, जो भी बोलेंगे सब सुनेंगे उसको, जहाँ भी रहेंगे। जिक्र कर रहे हैं कि कहीं गलियारे में मिल गए, हाथ मिला लिया, मैं रूल आउट नहीं आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीना सिकरी जी, बहुत ही कैटेगरली कहा गया नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान नहीं, बहुत कैटेगरली कहा गया। इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज है कि वही जिस वजह से वो टॉक्स कैंसिल हुई थी
वो जब तक बात जारी है कि पाकिस्तान जो है हमारे रेड लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ की तरफ से ज़रूर कोशिश होगी कि कहीं हाथ मिल जाए, कुछ कहें, कुछ बात आगे बढ़े जिससे नवाज शरीफ की इंटरनल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए पाकिस्तान में। नवाज शरीफ मौका खोजेंगे, आप ऐसा वो खोजेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं प्रधानमंत्री के ये ख्यालात से देखूँ तो वो UN में अपना विजन रखेंगे, अपना विजन भारत के लिए जो उनका विजन है, नेबरहुड की विजन जो है, और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की विजन कहेंगे। लेकिन उनका फोकस जो है वो है बायलैटरल पे, क्योंकि वो जो लीडर्स ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री से मिल रहे हैं उन पे बहुत उसका फोकस है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो लीडरान हैं इंडस्ट्री के वो ही हैं जो अमेरिका की ओपिनियन इंडिया के बारे में बदल सकती है। और ज़रूर जो है वो उन लीडरान के साथ भी टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओबामा ने जो कल कहा UN में आईसिस के बारे में, ये आईसिस की बात जो ओबामा अपोज कर रहा है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप रुक तो नहीं सकती है। अगर पाकिस्तान ही से ये सब जा रहा है तो ओबामा के ऊपर इनकम्बेंट हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पर एक्शन लें, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, उन पे तो वो भी अपनी आंख मूंझ रहे हैं इस बारे में। जिक्र निकला वहाँ से राजीव डोगरा जी, क्या ये माना जाए कि अमेरिका एजेंडा सेट कर चुका है, आपको उसी दिशा में जाना है यूनाइटेड नेशन के भीतर का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका काफ़ी देर के बाद 6 महीने सोचते रहे ओबामा, उसके बाद जाके एक पहला एक्शन लिया। और ओबामा खुद जानते हैं कि इस एक्शन से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी। पर अमेरिका ने अपना प्रस्ताव रखा है, अपना रुख रखा है यूनाइटेड नेशंस में। मोदी जी क्या कहें या दूसरे लीडर्स क्या कहें ये उन पर निर्भर है। पर UN से हटके, UN की अपनी इम्पोर्टेंस है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इस बार जो है मेरे को लगता है वो तू मैं वाला सिलसिला तो चलता रहेगा, शायद इस बार भी चलेगा, पर मोदी जी का मेन अटेंशन जो है वो UN हेडक्वार्टर्स के बाहर है और वहीं पे लोगों की नज़र होगी और होनी भी चाहिए। ये एक दूसरा हिस्सा लेफ्टिनेंट जनरल साहब अमक्ची आपसे जानना चाहेंगे कि या लोगों की भी इस पर नज़र होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो जेस्चर हिंदुस्तान में रहा चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, सत्ता में आने से पहले और सत्ता में अब आ चुके हैं उसके बाद की परिस्थिति में, क्या आप देख रहे हैं कि जब वो इंटरनेशनल मंच पे जाएंगे तो एक नई दृष्टि होगी या वही सिलसिला चलेगा? देखिए, ये बहुत साल के बाद पहली बार है मोदी जी ने हर हिंदुस्तानी के लिए एक सपना दिखाया और वो वही सपना वहाँ जाके हिंदुस्तान का सपना है, औरों को इसके बारे में अवगत कराए, इसमें कोई शक नहीं। वो सबको बताना चाहेगा हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अभी तक शायद वो बैकग्राउंड में रहा किसी वजह से, लेकिन अभी वो उसको आगे लाएंगे। तो उनकी बिल्कुल दृष्टिकोण एक नए किस्म का है। जो हमारे अभी तक बाधाएं थी, चाहे वो प्रोसीजर में हो, चाहे वो नेगोशिएशन में है, वो उनको दूर करना चाहते हैं। कितना कर पाएंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान रहेगा, कहीं ना कहीं नर्व सेंटर हिंदुस्तान में। हाँ, ये वो चाहते हैं और हिंदुस्तान रहेगा। देखो हमारी साइज देखिए, हमारा पोटेंशियल देखिए, हमारी शायद ये समय थोड़ा जल्दी है उनके लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची डेवलपमेंट, वो शायद 1 साल और लगेगा। हाँ। लेकिन ये तो UN की मीटिंग थी वो। ओके, वासुदेव जी, क्या ये मार्केट को लेकर ही सारी चीज़ें केंद्रित हो जाएंगी जो सपना देखा जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो एक बाजार के तौर पर निवेश की ज़रूरत, प्रोडक्शन की बात, इसी को देखा जा रहा है। देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका मुख्य एजेंडा इकोनॉमिक एजेंडा है, मगर इकोनॉमिक एजेंडा को परसू करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए पॉलिटिकल अम्ब्रेला बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होंगे कंट्रीज़ के बीच में, तो जो इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। तो अगर ये इस किस्म का उनका तालमेल बैठेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे उन्होंने जापान के साथ बनाने की कोशिश की है, तो उससे जो उन कंट्रीज़ के जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा कि हम इंडिया के साथ बिज़नेस करें तो हमारा पॉलिटिकल रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इन्वेस्टमेंट के लिए अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल रिस्क, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, सब जानते हैं, बहुत राइजिंग मिडिल क्लास है, मगर फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रहा है? क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ केवल 15% GDP शेयर में रह गई? क्योंकि नॉन कमर्शियल रिस्क इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे देश में। पॉलिटिकल रिस्क के अलावा पब्लिक पॉलिसी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, एनवायरनमेंट पॉलिसी रिस्क, टैक्स पॉलिसी रिस्क और अब जुडिशियल पॉलिसी रिस्क।
तो ये जो कल कोल के मामले डिसीजन से मालूम होता है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि हम ये पॉलिटिकल या नॉन कमर्शियल रिस्क को कैसे मैनेज करें। ये तो बहुत बड़ा झटका भी है ना, तो कल बहुत जो बड़ा decision झटका आया है। investors तो का। ये जो आप अच्छा है, आप आकर्षित करना चाह रहे हैं प्राइवेट बिजनेसेस को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, मगर साथ साथ अपने घर में भी देखना होगा कि उनके लिए जो बिज़नेस करने का जो होना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसको कहते हैं, वो जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे। वर्ल्ड बैंक के एक आंकड़े है जिसके हिसाब से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में डिफरेंट कंट्रीज़ को उन्होंने रैंकिंग किया है, उसमें 160 या कितनी कंट्री में से इंडिया का नंबर 134 है। मतलब कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, न्यू बिज़नेस शुरू करने के लिए उसके परमिशंस लेने के लिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, लैंड एक्विजिशन लेने के लिए, हर किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं हम इस उसकी पे वजह से ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के भीतर के प्रॉब्लम से क्या उस पे रेड कारपेट डालकर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भाषण देने वाले हैं। जब तक